हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th की साइंस और 9th साइंस में हमारा चैप्टर है मैटर इन अवर सराउंडिंग, यानी कि हमारे आसपास के पदार्थ। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, ये चैप्टर हम अपने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट कर चुके थे। काफी आगे तक जो है हम ये चैप्टर में बढ़ चुके थे, काफी आगे तक हमने चैप्टर पढ़ लिया था। आज हमने जो अपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा है उसे आप एक बार देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, फिर हम आगे अपना आज का जो टॉपिक है वो कंटिन्यू करेंगे। चलिए बच्चों, तो लास्ट लेक्चर में हमने सब्लिमेशन तक पढ़ लिया था। हमने क्या पढ़ा था कि सब्लिमेशन क्या होती है? ऐसी प्रोसेस जहां पर किसी सॉलिड को, किसी ठोस को डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट कर दिया जाता है ना। कोई ठोस जो है डायरेक्ट गैस में परिवर्तित हो जाता है, उसे क्या कहा जाता है? उस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहा जाता है। जैसे कि हमने कहा था हमारे पास है कपूर, यानी कि नैप्थलीन बॉल्स। अब कपूर में क्या होता है, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि कपूर जो है इस तरीके से गोल गोली हमने देखी होगी कपूर की, ठीक है। व्हाइट कलर की बॉल रहती है, हम रखते हैं अपने कपड़ों के बीच में या रजाइयों के बीच में या बहुत सारी जगहों में रखते हैं ताकि कीड़े वगैरह जो है उससे भाग जाते हैं, उनको रिपेल करने के लिए, ठीक। अब हम क्या देखते हैं, वो ऐसे फॉर्म में होता है, यानी कि ठोस अवस्था में वो होता है। अब धीरे धीरे जब हमने वो रखा रहता है एक जगह में, ठीक है, ओपन एयर में, तो वो क्या होता है, धीरे धीरे उसका साइज क्या होता रहता है, छोटा छोटा होता रहता है, छोटा छोटा। फिर धीरे धीरे हम क्या देखते हैं कि वो साइज बहुत छोटा और फिर वो गायब हो जाता है, यानी कि पूरा का पूरा क्या हो जाता है, वो इवेपोरेट हो जाता है ना। पूरा का पूरा क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, पूरा का पूरा उसकी वेपर्स बन जाते हैं। यानी कि ये क्या हुआ, क्या ये पहले ठोस अवस्था में था ना, ठोस अवस्था में था, ठोस अवस्था से सीधा क्या बना, गैस अवस्था बना। क्या बीच में कोई भी द्रव अवस्था आई? क्या बीच में कोई भी लिक्विड स्टेट आई? नहीं आई, ठीक है। सीधा ठोस से सीधा गैस बना, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, सब्लिमेशन कहा जाता है बच्चों। और एग्जाम में सब्लिमेशन सबसे ज्यादा पूछा जाता है, क्वेश्चन सबसे ज्यादा सब्लिमेशन, डिपोजिशन, फ्यूजन, इन चीजों से, इन टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो सब्लिमेशन आपको अच्छे से याद करना है। चलिए, तो ये तो हम पढ़ चुके थे पिछले लेक्चर में। तो आज का हमारा टॉपिक है दाब परिवर्तन का प्रभाव, यानी कि प्रेशर का क्या प्रभाव होता है। चलिए, यानी कि जो हमारी गैसेस होती है उनमें जो प्रेशर है, दाब है, उनका क्या प्रभाव होता है। तो एलपीजी को आप ध्यान में रखना, एलपीजी को आप ध्यान में रखना। तो चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। गैसों पर दबाव का प्रभाव का अर्थ है कि दबाव में परिवर्तन होने से गैस के आयतन और अन्य गुणों में कैसे बदलाव आते हैं, ठीक है। तो प्रभाव में हम क्या क्या पढ़ेंगे कि गैस के जो आयतन होता है, यानी कि वॉल्यूम होता है, और उसके जो अन्य गुण होते हैं, अदर प्रॉपर्टीज होती हैं, उनमें कैसे चेंज आता है, कैसे बदलाव आते हैं। जब गैस पर दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका आयतन कम हो जाता है और वह सिकुड़ जाती है, कंप्रेस हो जाती है, संपीड़ित हो जाती है। जबकि जब दबाव कम किया जाता है तो उसका आयतन बढ़ जाता है और वह फैल जाती है। जैसे कि हमने क्या देखे हैं, परफ्यूम की बॉटल्स देखी हैं, ठीक है। तो परफ्यूम की बॉटल्स को जब हम स्प्रे करते हैं तो क्या होती है, गैस एकदम से फैल जाती है ना। तो ये जो परफ्यूम की जो बॉटल है बच्चों, कुछ इस तरीके से होती है और यहाँ पे क्या होता है, ये स्प्रे करने वाला होता है ना। तो परफ्यूम की बोतल के अंदर क्या है, जो हमारी क्या है, गैस है, उसको क्या करके रखा हुआ है, उसको ज्यादा दबाव में, है ना, हाई प्रेशर में, यानी कि उच्च दाब में उसको संपीड़ित करके रखा जाता है, ठीक। तो जब गैस क्या है, हमने क्या कहा कि अगर हम किसी कंटेनर में गैस को डालते हैं तो गैस क्या होती है, कंटेनर का पूरा स्पेस क्या कर लेती है, घेर लेती है। क्यों घेर लेती है? क्योंकि गैस की वो एबिलिटी है, उसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, निरंतर गति करते रहते हैं, उसके जो कण है निरंतर गति करते रहते हैं, और वो कैसे होते हैं, पूरे फैले हुए होते हैं, दूर दूर रहते हैं एक दूसरे से, ठीक। तो जब पार्टिकल्स गैस के दूर दूर रहते हैं तो हम क्या करते हैं, उनको उच्च दाब में कंप्रेस करते हैं, संपीड़ित करते हैं, जिस वजह से वो क्या हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, और उनका जो शेप है, साइज है, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यानी उनका जो वॉल्यूम है, सॉरी, उनका जो वॉल्यूम है, आयतन है, वो कम हो जाता है। जिस प्रकार हमने
उसको उच्च दाब पर संपीड़ित करके इस बॉटल में भर दिया। ठीक, अब यहाँ बॉटल के अंदर क्या है, प्रेशर यानी कि जो दाब है वो क्या है, बहुत ज्यादा है। क्या है, बहुत ज्यादा है, जिस वजह से इसका ये वॉल्यूम बन जाता है जब बहुत ज्यादा है। पर जैसे ही हम यहाँ से प्रेस करते हैं, है ना, यहाँ से ये बटन दबाते हैं, तो गैस के मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं और इस तरीके से दूर दूर फैल जाते हैं। अब ये दूर क्यों फैलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो इसका दाब है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अगर प्रेशर कम है तो पार्टिकल्स क्या करते हैं, दूर दूर फैल जाते हैं, यानी उनका वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाता है। ठीक, तो यही हमने यहाँ पर पढ़ा कि जब दबाव बढ़ाया जाता है यानी कि प्रेशर इंक्रीज किया जाता है, तो उसका आयतन जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, यानी कि वॉल्यूम क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जबकि जब दबाव कम किया जाता है, जब प्रेशर कम किया जाता है, तो उसका आयतन बढ़ जाता है, तो वॉल्यूम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि हमने यहाँ पर क्या किया, दाब कम किया, है ना, प्रेशर को कम किया। क्या किया, प्रेशर अपने आप ही कम हो गया जब हमने गैस यहाँ से रिलीज कर दी। तो यहाँ पर हाई प्रेशर था, तो यहाँ पर जब हमने गैस यहाँ से रिलीज कर दी तो क्या हो गया, जो प्रेशर था वो क्या हो गया, कम हो गया। प्रेशर कम होने की वजह से इसका वॉल्यूम देखो कितना बढ़ गया है ना, ये पूरा फैल जाता है। ठीक, जबकि यहाँ पर क्या होता है, इसका प्रेशर ज्यादा होता है, जिस वजह से वॉल्यूम क्या होता है, कम होता है बच्चों। ठीक, तो ये थी सिंपल सी बात, और इसको हम इस फॉर्मूले से याद रख सकते हैं। तो इसको हम सिंपली ऐसे याद कर सकते हैं कि जब प्रेशर बढ़ता है तो वॉल्यूम कम हो जाता है, और जब प्रेशर कम होता है तो वॉल्यूम बढ़ जाता है। सिंपल ऐसे हम इसको याद कर सकते हैं, या ऐसे इसको समझ सकते हैं, ध्यान में रख सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं दबाव के प्रभाव की व्याख्या। अब कुछ पॉइंट्स है जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहले, दबाव बढ़ने पर आयतन कम हो जाता है। जैसे कि अभी हमने देखा कि दबाव जब बढ़ता है तो आयतन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जब गैस पर दबाव बढ़ाया जाता है तो गैस के कणों को एक दूसरे के करीब आने के लिए मजबूर किया जाता है, जिससे आयतन कम हो जाता है। ठीक, क्यों कम होता है ये हमने समझ लिया, क्योंकि उनमें इतना प्रेशर डाला जाता है कि वो एक दूसरे के पास में आ जाएं। ठीक, जिस वजह से उनका जो आयतन है, वॉल्यूम है, वो कम हो जाता है। अगला, दबाव कम करने पर आयतन का बढ़ना। अब जब गैस पर दबाव कम किया जाता है तो गैस के कणों को एक दूसरे से दूर जाने के लिए क्या हो जाते हैं, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं, जिससे आयतन बढ़ जाता है। अब उन पे कोई प्रेशर नहीं है कि उन्हें एक दूसरे के पास में रहना है, उन मॉलिक्यूल्स को, तो अब उन पार्टिकल्स को, सॉरी, तो उन कणों को अब कोई प्रेशर नहीं है कि उन्हें एक दूसरे के पास में रहना है, इसलिए वो क्या हो जाते हैं, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, और इस वजह से उसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है। दो पॉइंट जो हम अभी पढ़ चुके हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब आगे, दबाव में वृद्धि, गैसों की घुलनशीलता। अब गैसों की घुलनशीलता के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि गैसेस में जो सॉल्युबिलिटी होती है। सॉल्युबिलिटी यानी कि घुलनशीलता, यानी कि जैसे कि हमने देखा है कि गैसों को जो है द्रव में घोला जा सकता है। क्या हमने देखा है, ये डेली हम इस एग्जांपल को देखते हैं। जब हम क्या देखते हैं, जो हमारी कौन सी ड्रिंक्स होती है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती है, या सॉफ्ट ड्रिंक जिन्हें हम कहते हैं, पेप्सी, कोका कोला, ये ड्रिंक्स जब हम पीते हैं तो क्या करते हैं, जब हम इनका क्या करते हैं, ढक्कन खोलते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि उसमें से एक आवाज आती है। ठीक है, तो आवाज क्यों आती है, करके कुछ आवाज आती है, तो वो आवाज क्यों आती है, वो आवाज इसीलिए आती है कि वो जो क्या है, वो जो सॉफ्ट ड्रिंक है उसके अंदर क्या होता है, जो हमारी क्या है, गैस है, गैस को उसके अंदर प्रेशर से डाला जाता है और फिर उसको पूरा सील किया जाता है। तो जैसे हम उसको ओपन करते हैं तो आवाज आने का मतलब क्या है, वो जो प्रेशर है वो बाहर आता है। तो हमारा कोई भी ड्रिंक है, जैसे कोई भी क्या है, सोडा वाटर है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या किया जाता है, उसके अंदर वो गैस कहाँ से आती है, हम कहते हैं ना कि ये जो कोल्ड ड्रिंक है या ये सॉफ्ट ड्रिंक है, इसके अंदर क्या होती है, गैस होती है। उसके अंदर गैस कहाँ से आती है, उसके अंदर गैसेस को हाई प्रेशर से गैस भरी जाती है। उन ड्रिंक्स में क्या किया जाता है, हाई प्रेशर में गैस भरी जाती है। ठीक है बच्चों, तो
दबाव में वृद्धि से द्रवों में गैसों की घुलनशीलता बढ़ जाती है। जैसे हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो द्रवों में जो गैसों की घुलनशीलता है वो बढ़ जाती है। जैसे कि जब कार्बोनेटेड पेय को, यानी कि जो हमारी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती हैं, को खोला जाता है तो गैस बाहर निकलने लगती है क्योंकि दबाव कम हो जाता है। ठीक, अब क्या है, उसको हाई प्रेशर में भरा जाता है बॉटल के अंदर, तो जब हम ढक्कन खोलते हैं तो प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिस वजह से करके क्या आती है, उसमें से आवाज आती है। और अगर हम कुछ देर के लिए खुला छोड़ दें उस बॉटल को तो सारी गैस क्या हो जाती है, बाहर चली जाती है, हमें पता भी नहीं चलता, फिर वो ड्रिंक जो है पीने में उसका टेस्ट जो है वो डिफरेंट ही हो जाता है। चलिए अगला पॉइंट है गैस की अवस्था में परिवर्तन। अब गैस की अवस्था में परिवर्तन कैसे हुआ, बहुत अधिक दबाव के साथ गैस तरल अवस्था में परिवर्तित हो सकती है और फिर ठोस अवस्था में भी। ठीक है, अगर हम बहुत ज्यादा दबाव डालते हैं तो गैस क्या हो सकती है, तरल अवस्था में परिवर्तित हो सकती है। जैसे कि हमने गैस सिलेंडर्स में देखा है। तो गैस सिलेंडर्स में हमने क्या देखा है बच्चों, कि जो गैस सिलेंडर होता है, जो हमारे एलपीजी गैस का सिलेंडर होता है ना, या हमारी सीएनजी गैस होती है, तो ये जो सीएनजी गैस है और एलपीजी गैस है, ठीक है, जो सीएनजी गैस है और एलपीजी गैस है, हम क्या देखते हैं, जब वो सिलेंडर्स में होती है तो जब हम ऐसे हिलाते हैं ना सिलेंडर्स को, या हमारे जो परफ्यूम्स होते हैं, या परफ्यूम्स जो होते हैं, तो जब हम उन बॉटल्स को हिलाते हैं, या जो एलपीजी का सिलेंडर होता है उसको जो हम हिलाते हैं, तो हमें क्या लगता है कि उसके अंदर क्या है, लिक्विड है ना, पानी है, जबकि उसके अंदर बच्चों लिक्विड नहीं होता, उसके अंदर क्या होती है, गैस होती है। गैस को क्या किया जाता है, लिक्विफाइड किया जाता है, यानी कि तरल अवस्था में परिवर्तित किया जाता है। अब गैस को तरल अवस्था में परिवर्तित कैसे किया जाएगा, प्रेशर को बहुत ज्यादा इंक्रीज करके, है ना, उच्च प्रेशर में उसको, यानी कि उच्च दाब के साथ उसको क्या किया जाता है, लिक्विफाइड किया जाता है, यानी कि तरल अवस्था में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हम इनको आसानी से भंडारित कर सकते हैं। जैसे कि जो हमारी क्या होती है, प्राकृतिक गैस, यानी कि नेचुरल गैस जो होती है, तो नेचुरल गैस को भी संपीड़ित करके, यानी कि कंप्रेस करके, कैसे कंप्रेस करेंगे, उच्च दाब के साथ कंप्रेस करके क्या किया जाता है, तरल अवस्था में भंडारित किया जाता है। जो हमारी सीएनजी होती है, जिसको हम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, या हिंदी में हम कहते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस, तो है क्या, ये तो नेचुरल गैस ही है, यानी कि प्राकृतिक गैस ही है। इसके आगे क्या लगाया हमने, कंप्रेस्ड। कंप्रेस्ड यानी कि उच्च दाब में इसको क्या किया जाता है, संपीड़ित किया जाता है, और संपीड़ित करके इसको जो है लिक्विड अवस्था में, यानी कि तरल अवस्था में भंडारित किया जाता है। सेम ऐसे ही एलपीजी के साथ भी किया जाता है, परफ्यूम के साथ भी ऐसे ही किया जाता है। बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ जो है किसी भी परफ्यूम को, किसी भी सुगंध को जो है एक बोतल में गैसीय अवस्था से तरल अवस्था में परिवर्तित करके भरा जाता है। फिर जैसे हम स्प्रे करते हैं, यानी कि उसका प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है, जिस वजह से उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है और गैस क्या हो जाती है, डिफ्यूज हो जाती है, चारों तरफ फैल जाती है बच्चों। चलिए, तो ये था हमारा ये वाला पॉइंट। अब जैसे कि यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं कि लिक्विड में गैस को जो है इस तरीके से प्रेशर किया जा सकता है, और लिक्विड को ज्यादा हम प्रेशर नहीं कर सकते। तो व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड ऑन गैस द पार्टिकल्स कम क्लोजर एंड द गैस चेंजेस इनटू लिक्विड। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि जब प्रेशर अप्लाई किया जाता है गैस पर, तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, उसके जो कण होते हैं, वो एक दूसरे के पास आते हैं और क्या हो जाते हैं, गैसीय अवस्था से तरल अवस्था में या द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। We can liquefy gases by applying pressure and reducing the temperature, यानी कि तापमान को कम करके और प्रेशर को बढ़ा करके जो है हम गैसेस की अवस्था को क्या कर सकते हैं, तरल अवस्था में उनको परिवर्तित कर सकते हैं। जो भी हमारी गैसेस हैं उनको लिक्विफाई कर सकते हैं, यानी कि तरल अवस्था में परिवर्तित कर सकते हैं। कंप्रेस्ड सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, और अगर हमारे पास सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसको हम ड्राई आइस भी कहते हैं, आपने सुना होगा ड्राई आइस, फूड में, खाना में, बड़े बड़े जो रेस्टोरेंट होते हैं वहां पर इसका बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है, ड्राई आइस का। इफ द प्रेशर इज रिड्यूस्ड इट चेंजेस डायरेक्टली टू गैसेस। तो ये जो ड्राई आइस है, ठीक है, ये कैसे बनी है, जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है जिसको हम ड्राई आइस कह रहे हैं, वो कैसे बनी है,
कार्बन डाइऑक्साइड से बनी है, लिक्विड जो गैसीय कार्बन डाइऑक्साइड से उसको इतना ज्यादा कंप्रेस किया गया है, इतना ज्यादा संपीड़ित किया गया है कि वो ड्राई आइस में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, अगर इससे प्रेशर हटा दिया जाए, जैसे एलपीजी में क्या किया जाता है, जो हमारी पेट्रोलियम गैस है उसको लिक्विफाई किया जाता है, कैसे, प्रेशर बहुत ज्यादा अप्लाई करके उसको तरल अवस्था में भरा जाता है। अगर हम इससे सारा प्रेशर निकाल दे तो गैस क्या हो जाएगी, बाहर निकल के पूरी डिफ्यूज हो जाएगी, फैल जाएगी। वैसे ही ड्राई आइस को हमने सॉलिडिफाई किया, यानी कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड थी ये। ठीक, अगर हम इससे सारा प्रेशर हटा दें, ठीक है, तो ये डायरेक्टली जो है गैस में परिवर्तित हो जाएगी विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट, बिना द्रव अवस्था में आए हुए। सो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज ड्राई आइस। तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसे ड्राई आइस भी कहा जाता है बच्चों। तो जैसे कि हमने यहाँ पर ये पॉइंट पढ़ा था कि गैस तरल अवस्था में परिवर्तित हो सकती है, गैस तरल अवस्था में परिवर्तित हो सकती है, ये हमने सीएनजी और एलपीजी से पढ़ लिया। ठीक, और फिर ठोस अवस्था में भी, और ठोस अवस्था में भी परिवर्तित हो सकती है। जैसे कि हमने क्या देखा, ड्राई आइस का एग्जांपल देखा। ड्राई आइस को क्या किया गया, सीधा किसमें परिवर्तित किया गया, ड्राई आइस से अगर हम प्रेशर हटा दे तो सीधा किसमें परिवर्तित हो जाएगी, वो गैस में परिवर्तित हो जाएगी बच्चों। चलिए, तो ये तो था हमारा कौन सा पॉइंट की प्रेशर का, यानी कि दाब का क्या प्रभाव पड़ता है गैसेस पर। तो ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई कंफ्यूजन अगर आपको लगती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक तो है ही, और साथ ही इजी टॉपिक भी है, आपको आसानी से समझ आ जाएगा। क्योंकि ये जो टॉपिक है ये हमारी डेली लाइफ की जितनी भी हम चीजें करते हैं उनसे कहीं ना कहीं क्या होता है, संबंधित होता है, इसीलिए हमें आसानी से ये चीजें समझ में आ जाती है। चलिए, तो ये एक चार्ट है जो हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये डायग्राम दिख रहा है, ये क्या है, इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है बच्चों। तो यहाँ पर कई चीजें आपको देखने को मिलेंगी। चलिए, तो अब सबसे पहले इंटर कन्वर्जन ऑफ द थ्री स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि पदार्थ की जो तीन अवस्थाएं हैं उनको कैसे हम आपस में उनका इंटर कन्वर्जन करते हैं। द स्टेट्स ऑफ मैटर आर इंटर कन्वर्टेबल, यानी कि क्या है, इंटर कन्वर्टिबल है, यानी कि सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में ऐसे परिवर्तित की जा सकती है। द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग द टेम्परेचर और प्रेशर, और तापमान और दाब में परिवर्तन करके हम इनकी जो स्टेट्स हैं इनको चेंज कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो है तापमान बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, साथ ही दाब भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये स्टेट कैसे चेंज होंगे, ये पूरा निर्भर किस पर करता है, तापमान पर और दबाव पर, यानी कि टेम्परेचर पर और प्रेशर पर। कैसे, चलिए देखते हैं। अब हमने कहा कि सॉलिड से लिक्विड बनाना है, यानी कि ठोस से द्रव बनाना है। अब ठोस यानी कि बर्फ होती है, बर्फ से हमें क्या बनाना है, लिक्विड यानी कि जल बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, हीट देंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो आसानी से ठोस से जो है द्रव बन जाएगा। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इस प्रोसेस को बोला जाता है फ्यूजन। क्या कहा जाता है, फ्यूजन कहा जाता है। ठीक, अब हमने कहा जो लिक्विड है उससे हमें गैस बनानी है, जो द्रव है हमारे पास, जो वाटर है, उससे क्या बनानी है, वाटर वेपर बनानी है, जल वाष्प बनानी है। तो हम क्या करेंगे, वेपराइज करेंगे, टेम्परेचर को और बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर जो प्रोसेस होती है इसे क्या कहा जाता है, वेपराइजेशन कहा जाता है। बच्चों, सॉलिड से लिक्विड बनाने की जो प्रोसेस होती है वहां पर हमें टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है, और ये जो प्रोसेस होती है इसे क्या कहा जाता है, फ्यूजन कहा जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरी चीज, लिक्विड से जब हम गैस बनाते हैं, ठीक है, लिक्विड अवस्था से गैसीय अवस्था में जब हम परिवर्तित करते हैं किसी भी वस्तु को या किसी भी पदार्थ को, तो उसे क्या कहा जाता है, इस प्रोसेस को वेपराइजेशन कहा जाता है। ठीक, वाष्पीकरण। अगला है, गैस से अगर हमें सॉलिड बनाना है, कोई गैस है, ठीक है, और गैस से हमें सॉलिड बनाना है, अब हम कैसे बनाएंगे, गैस से सॉलिड कैसे बनेगा डायरेक्ट, इनको बाद में हम देखेंगे। अब पहले यहाँ पर कुछ और देख लेते हैं। अगर लिक्विड है तो लिक्विड से हमें ठोस बनाना है ना, द्रव से हमें
ठोस बनाना है तो बना सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर को कम करके, फ्रीज करके क्या करते हैं, सॉलिडिफिकेशन करते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, सॉलिडिफिकेशन कहा जाता है। करते हैं ना बच्चों, जैसे जल हमारे पास है, लिक्विड अवस्था में है, उसको बर्फ बनाना है तो कैसे करेंगे, फ्रीज करेंगे, टेम्परेचर कम कर देंगे, तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, सॉलिडिफिकेशन। अगला, गैस से जब हम लिक्विड में परिवर्तित करते हैं, कोई गैस है जैसे कि जल वाष्प है, जल वाष्प से हमें जल बनाना है तो हम संघनन की प्रक्रिया करते हैं, यानी कि कंडेंसेशन की प्रोसेस इसे कहा जा सकता है। ठीक, तो ये एरो समझ में आ रहे हैं, ये लिक्विड से गैस बनाने की तरफ और ये गैस से लिक्विड बनाने की तरफ। तो ये चारों प्रोसेस तो हमने पढ़ ली हैं, इन चारों प्रोसेस को तो हम जानते हैं। इसके अलावा एक और प्रोसेस अभी हमने जानी कि सॉलिड से अगर हमें गैस बनाना है तो इसे क्या कहा जाता है, सब्लिमेशन कहा जाता है। सॉलिड से अगर हमें गैस बनाना है तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है बच्चों, सब्लिमेशन कहा जाता है। जो कि अभी हमने पढ़ी, जैसे कि हमने कहा कि जो कपूर की गोलियां होती हैं, तो कपूर की गोलियां क्या होती है, डायरेक्ट क्या हो जाती है, वेपर में कन्वर्ट होती है, यानी कि वो ठोस अवस्था में होती है, सीधा गैस अवस्था में परिवर्तित होती है। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, सब्लिमेशन कहा जाता है। अब एक प्रोसेस है, चलिए अब अगली प्रोसेस है हमारी, जहां पर हम कह रहे हैं कि कोई गैस है, गैस से हमें क्या बनाना है, सॉलिड बनाना है। गैस से क्या बनाना है, सॉलिड बनाना है। जैसे कि हम ड्राई आइस के केस में करते हैं, गैस से क्या बनता है, ड्राई आइस बनती है, ड्राई आइस से वापस गैस बन जाती है। तो ड्राई आइस से गैस बनना क्या है, ड्राई आइस ठोस अवस्था में होता है, उससे गैस बनना यानी कि सब्लिमेशन। ठीक, अब हम कह रहे हैं कि गैस से ड्राई आइस बनना, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, डिपोजिशन। क्या कहा जाता है, डिपोजिशन कहा जाता है बच्चों। तो यह है हमारा फ्लो चार्ट, जो कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। डिपोजिशन क्या कहा जाता है, डिपोजिशन की प्रोसेस कहा जाता है बच्चों। तो ये है फ्लो चार्ट, या हम कह सकते हैं ये जो भी ये डायग्राम है, ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है, क्योंकि यहाँ पर आप सारे जो भी हमने टर्म्स पढ़े हैं उन्हें देख पा रहे हो। हमने कहा सॉलिड से लिक्विड में बदलना, फ्यूजन, लिक्विड से सॉलिड में बदलना, सॉलिडिफिकेशन। हमने कहा गैस से लिक्विड में बदलना, कंडेंसेशन, लिक्विड से गैस में बदलना, वेपराइजेशन। फिर हमने कहा गैस से सॉलिड में बदलना, डिपोजिशन, सॉलिड से गैस में बदलना, सब्लिमेशन। तो कुछ हमारे पास 6 प्रोसेसेस हैं जो हमने पढ़ ली हैं और समझ ली है। तो इस तरीके से आप इसको याद कर लीजिए, ठीक है। और ये जो टर्म्स है बच्चों, जैसे कि सब्लिमेशन, डिपोजिशन, वेपराइजेशन, कंडेंसेशन, सॉलिडिफिकेशन, फ्यूजन, ये टर्म्स आपको याद करने हैं। ठीक, सब्लिमेशन से ज्यादातर क्वेश्चन आता है, सब्लिमेशन पूछा जाता है, लेकिन जरूरी नहीं वही पूछा जाए, हो सकता है इस बार वेपराइजेशन, कंडेंसेशन, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो सारे ही टर्म्स क्या है, बहुत इजी है। तो आपको अच्छे से ये सारे टर्म्स पढ़ लेने हैं, समझ लेने हैं, और सारे टर्म्स को क्या कर लेना है, याद बच्चों कर लेना है। चलो, तो इस तरीके से आपको ये सारे टर्म याद कर लेने हैं, इन टर्म्स को हाईलाइट कर लीजिए। और आप चाहें तो इस तरीके से, जैसे हमने ये ट्रायंगल में ये बनाया है ना, तो ट्रायंगल में इस तरीके से बना करके आप क्या कर सकते हैं, इसे याद कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, तो ये आपने नोट कर लिया होगा, ठीक।
और यहाँ पर मेन पॉइंट ये था कि टेम्परेचर और प्रेशर में परिवर्तन करके हम क्या कर सकते हैं, कोई भी स्टेट में चेंज कर सकते हैं बच्चों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इवेपोरेशन। अब इवेपोरेशन क्या होता है बच्चों? इवेपोरेशन क्या होता है? इवेपोरेशन क्या होता है? अच्छा, इवेपोरेशन और बॉइलिंग में क्या डिफरेंस है? इवेपोरेशन और बॉइलिंग में क्या डिफरेंस है? क्या इवेपोरेशन ही बॉइलिंग होता है? बॉइलिंग में भी तो सेम ही चीज होती है ना, बस बॉइलिंग में क्या कर रहे हैं हम, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, और इवेपोरेशन क्या हो रहा है, इवेपोरेशन भी हो रहा है। ठीक है, लेकिन डिफरेंस क्या है? देखो इवेपोरेशन में क्या होता है कि जब हम उसके बॉइलिंग पॉइंट से बिलो जो टेम्परेचर होता है, बॉइलिंग पॉइंट से नीचे का जो टेम्परेचर होता है, वहां पर क्या हो रहा है, वो वेपराइज हो रहा है, यानी कि क्या हो रहा है, उसका वाष्प बन रही है, वाष्पीकरण हो रहा है। तो उसे क्या कहा जाता है, वेपराइजेशन, सॉरी, उसे क्या कहा जाता है, इवेपोरेशन कहा जाता है। जैसे कि हम कह रहे हैं कि हमने कोई क्या है, किसी बीकर में वाटर लिया है, अगर हम इसे हीट दे रहे हैं और इसे क्या कर रहे हैं, हीट दे करके गर्म कर रहे हैं, तो जब हम इसे हीट देते हैं बच्चों, ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर बॉइलिंग की, अगर हम इसे हीट देते हैं तो इसके जो पार्टिकल्स है, सारे पार्टिकल्स में हीट क्या होती है, बराबर लेते हैं सारे पार्टिकल्स हीट। सारे पार्टिकल्स में क्या होती है, कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है, जिस वजह से वो क्या होते हैं, पार्टिकल्स ऊपर की तरफ आते रहते हैं और क्या होते रहते हैं, इवेपोरेट होते रहते हैं। ठीक, वाष्प बनते रहते हैं। ठीक है, ये तो हमारी सिंपल प्रोसेस हो गई बॉइलिंग की। ठीक, लेकिन अगर हमने एक कंटेनर में इस तरीके से पानी लिया, ठीक है, अब हम इसको हीट नहीं कर रहे हैं, इसको बस धूप में रख रहे हैं। ठीक है, अब हमने इसको धूप में रख दिया तो क्या देखेंगे, धीरे धीरे इसके क्या बनेंगे, वेपर्स बनेंगे। क्या बनेंगे, वेपर्स बनेंगे। और पानी क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा। यहाँ इतना पानी है, फिर इतना बच जाएगा, फिर इतना, धीरे धीरे अगर हम 1-2 दिन उसको रखेंगे ऐसे ही धूप में या छत में छोड़ देंगे, तो हम क्या देखेंगे कि पानी सारा का सारा क्या हो गया, इवेपोरेट हो गया। अब सबसे पहली बात यह है कि पानी इवेपोरेट हुआ कैसे, पानी इवेपोरेट हुआ कैसे, धूप के पड़ने से पानी इवेपोरेट हुआ। अब देखो, जब क्या हुआ, बाहर कुछ ना कुछ धूप रही होगी, तो इसके सरफेस पे क्या है, जो पार्टिकल्स हैं, सिर्फ सरफेस वाले पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं। इसमें इतना टाइम क्यों लगता है इवेपोरेशन की प्रोसेस में, क्योंकि सरफेस पे जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, जब यहाँ से क्या आती है, सन की रेज आती हैं, तो क्या करते हैं, वो गर्म होते हैं, है ना, गर्म होते हैं, और उन पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज होती है। ठीक, तो सरफेस वाले पार्टिकल्स गर्म होते हैं, जैसे क्या होता है, गर्म होते हैं तो इवेपोरेट होके बाहर निकल जाते हैं। फिर सेकंड नंबर आती है इन पार्टिकल्स की, जो अब उसके बाद क्या हो जाते हैं, जो पार्टिकल्स हमारे इवेपोरेट हो गए, उसके बाद अब हमारे जो दूसरे पार्टिकल्स हैं वो अब सरफेस पे आ गए। सेम यहाँ पर भी वही प्रोसेस रिपीट होगी, ये धूप लेंगे, ठीक, यानी कि टेम्परेचर इनका क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। ये क्या होंगे, बॉयल भी नहीं कह सकते हम, ये क्या होंगे, टेम्परेचर लेंगे, टेम्परेचर यहाँ से क्या करेंगे, हीट को अब्सॉर्ब करेंगे। हीट को जब ये अब्सॉर्ब करेंगे तो इनकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो ये भी क्या हो जाएंगे, इवेपोरेट हो जाएंगे हीट की वजह से। सेम ऐसे ही धीरे धीरे करके इस तरीके से सारे जो नीचे वाले पार्टिकल्स है वो सरफेस पे आएंगे। यानी कि हम क्या कह रहे हैं कि ये जो फिनोमिना है वेब इवेपोराइजेशन का, ये कैसा फिनोमिना है, सरफेस फिनोमिना है। क्या है, सरफेस फिनोमिना है। सरफेस फिनोमिना यानी कि वही पार्टिकल्स इवेपोरेट होंगे जो सरफेस पे होंगे, नीचे वाले पार्टिकल्स इवेपोरेट नहीं हो रहे, जो पार्टिकल्स सरफेस में है वही क्या होंगे, इवेपोरेट होंगे बच्चों। ठीक, अब फिर जब सरफेस वाले पार्टिकल्स इवेपोरेट हो जाएंगे, फिर उसके नीचे जो पार्टिकल्स होंगे वो अब सरफेस पे आ जाएंगे, फिर वो इवेपोरेट होंगे। ऐसे ऐसे करके जो पार्टिकल्स सरफेस पे आएंगे वही क्या होंगे, इवेपोरेट होंगे। तो ये बात तो रही इवेपोरेशन की। और ये इवेपोरेशन कब होगा, बॉइलिंग पॉइंट में नहीं, बॉइलिंग पॉइंट से नीचे जो टेम्परेचर है वहां पर क्या होगा, इवेपोरेशन होगा। द चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर, यानी कि कोई लिक्विड जब वेपर में चेंज हो रहा है एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे, लेकिन बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट से नीचे का जो टेम्परेचर है, और कोई भी टेम्परेचर वो हो सकता है, तो उसे क्या कहा जाता है, इवेपोरेशन कहा जाता है। सेकंड चीज हमने कहा, इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना, जो कि हमने यहाँ पर
समझ लिया, अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर लिया है। पार्टिकल्स फ्रॉम द सरफेस गेन इनफ एनर्जी। अब जो सरफेस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, काइनेटिक, उनमें क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, गेन्स इनफ एनर्जी टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिस वजह से क्या होता है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कर देते हैं, छोड़ करके इवेपोरेट हो जाते हैं और अपनी स्टेट को चेंज कर लेते हैं। अब ये कैसे होता है, ये वाला प्रोसेस कैसे होता है, इसको हम डिस्कस करेंगे अपने आने वाले अगले सेशन में बच्चों। आज के लिए बस इतना ही कि इवेपोरेशन क्या होता है, अब ये वर्क कैसे करता है, ठीक है, कौन से फैक्टर हैं जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं, किस वजह से जो है इवेपोरेशन में रुकावट होती है या किस वजह से हम इवेपोरेशन को बढ़ा सकते हैं। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं इन्हें डिस्कस करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए अच्छे से, कहीं पर समझ नहीं आता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए तो मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।